नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड यूनिट 5th और लेक्चर 28 है हमारा ये। और इस वीडियो के बाद हमारा पेपर सेकेंड का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरक्षण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन और रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। कई बार निबंध लेखन में इनमें भी ये चीज़ें आ जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। आरक्षण की राजनीति पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर भारत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की राजनीति की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पॉलिटिक्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। तो हम बात करते हैं आरक्षण की राजनीति की। भारत में समाज के पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने व समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कुछ समय के लिए संविधान द्वारा कुछ विशेष उपबंध किए गए, लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया। अर्थात वर्तमान में आरक्षण को वोटों की राजनीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो भारत में आरक्षण की राजनीति को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है आरक्षण को संवैधानिकता प्रदान करना। मूल रूप से भारतीय संविधान में किसी भी स्तर पर समाज के किसी भी वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों अथवा शैक्षणिक संस्थानों में स्थान आरक्षित किए जाने की बात नहीं कही गई, लेकिन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा BR अम्बेडकर के नेतृत्व में भारत सरकार एवं संघीय संसद ने 1951 में संविधान के पहले संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा। 15(4) तो 1951 में संविधान संशोधन के द्वारा, और इसमें कहा गया कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य कानून बनाकर विशेष व्यवस्थाएं कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 1951 में संविधान संशोधन, अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए या ST/SC के लिए राज्य कानून बनाकर विशेष व्यवस्थाएं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अंततः जाति को सामाजिक पिछड़ेपन के मापन की एक इकाई तथा पिछड़ों को चिन्हित करने की एक वैधानिक इकाई स्वीकार कर लिया। इस प्रकार संविधान के प्रथम संशोधन 1951 ने आरक्षण को संवैधानिकता प्रदान की। दूसरी बात करें तो आरक्षण को वोट की राजनीति से जोड़ना। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों, विशेषकर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिए जाने की घोषणा के बाद आरक्षण का मुद्दा वोट की राजनीति का हिस्सा बन गया है। इसके बाद से आरक्षण हेतु अनेक मांगे तथा आंदोलन उठते रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण हेतु आदेश जारी किया गया। इसे बाद में न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया। अनेक जातियां अगड़ों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के लिए आंदोलनरत हैं और वर्तमान में जनरल या सामान्य को या सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण EWS के नाम से दे भी दिया गया है। कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा दलितों में भी दलितों तथा अन्य पिछड़ी जातियों में से सर्वाधिक पिछड़ों को समानांतर आरक्षण दिए जाने की बात कही जा रही है। निजी गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण। ठोस वोट बैंक समझी जाने वाली अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों को लुभाने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने निजी गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण लागू कर दिया। इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने केस का नाम था ये PA इनामदार बनाम राज्य सरकार, एक केस का नाम था। मामले में सन 2005 में एक निर्णय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया।
शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण को 2005 में। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 सर्वोच्च न्यायालय के पीए इनामदार के विवाद में 2005 में दिए गए निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति के छात्रों को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण को संरक्षित करने के लिए 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 पारित करके अनुच्छेद 15 में उपबंध 5 जोड़ा गया। पहले 15(4) जोड़ा गया था 1951 में, जो कि अनुच्छेद 15(1) के अपवाद के रूप में है। तो देखिए, पीए इनामदार बनाम राज्य मामले में शुरुआत में निजी गैर सरकारी संस्था प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में राज्य सरकार ने आरक्षण दिया। इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। पीए इनामदार बनाम राज्य मामले में 2005 है। अब सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपास करना चाहती है या मतलब खारिज करवाना चाहती है, तो सरकार को इसके लिए संविधान में ही संशोधन करना पड़ेगा। तो फिर जब ये खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सरकार की मंशा थी कि निजी गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए। तो फिर उन्होंने 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 पारित करके और 15(5) जोड़ा ताकि उनको आरक्षण दिया जा सके। तो अनुच्छेद 15(5) में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़े वर्गों की नागरिकों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान विधि द्वारा जहां तक ये प्रावधान निजी शैक्षिक संस्थाओं अनुच्छेद 30 के खंड 1 में संदर्भित अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त कर रही हों या नहीं कर रही हों, संबंधित हों, करने से निवारित नहीं करेगी। तो इस तरह से आरक्षण सुनिश्चित कर दिया गैर सरकारी निजी संस्थाओं में, शैक्षिक संस्थाओं में। इस अनुच्छेद का गहन विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आते हैं। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 15(5) को केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यूपीए, उसे समर्थन देने वाले वामपंथी दल स्पष्टतः अल्पसंख्यक वोटों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक संस्थाओं को सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए की गई आरक्षण व्यवस्था की परिधि में नहीं लाना चाहते। भले ही मुसलमानों की अनेक जातियां सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के संवर्ग में शामिल हो तथा सरकारी नौकरियों तथा गैर अल्पसंख्यक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण का लाभ ही क्यों न उठा रही हों। 93वें संविधान संशोधन के बाद भी अल्पसंख्यक पिछड़ी जातियों के नागरिक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे। अनुच्छेद 19(1)(6) की बात करें तो सभी नागरिकों को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है। ये मौलिक अधिकार है 19(1). अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान चलाना इस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित तौर पर एक मौलिक अधिकार है। राज्य भारत की अखंडता, संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशों के साथ मित्रवत संबंध, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध को भड़काने आदि मुद्दों के तहत ही इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। अतः संविधान का अनुच्छेद 15(5) से पूर्व अनुच्छेद 19(1)(6) की क्रियाशीलता के द्वारा लागू किए गए शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित कोटा प्रणाली को वैध नहीं ठहराया जा सकता था। इससे पूर्व 15(5) नहीं आया था, उसके पूर्व ऐसा पहली बार हुआ कि सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु उनके लिए शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश की आरक्षण व्यवस्था के लिए बनाए गए विधि द्वारा निर्धारित प्रावधान अनुच्छेद 15(1) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। 5वां पॉइंट है, तो इस तरह से ये सुनिश्चित कर दिया रिजर्वेशन। उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण गुणवत्ता से समझौता। सब कुछ प्राप्त वर्ग की बराबरी पर लाने के लिए दलितों व पिछड़ों को कुछ विशेष सुविधाएं देनी होंगी। स्थानों का आरक्षण इन संसाधनों में से एक है, लेकिन ऐसा करने से गुणवत्ता से समझौता करना पड़ता है। आज भारत के भारतीय प्रबंध संस्थानों एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से निकलने वाले प्रतिभावान विशेषज्ञों ने
देश एवं विदेश में पहचान बनाई है, तो वह विशुद्ध रूप से सबके लिए समान अवसर वाली प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली के तहत ही संभव है। आरक्षण व्यवस्था इन श्रेष्ठों को प्रतिस्पर्धा में शामिल करने से न केवल रोकती है, वरन उनसे काफी निचले ज्ञान कौशल स्तर वालों को उस प्रणाली में शामिल करती है। इससे देश का विकास क्रम सुनिश्चित तौर पर अवरुद्ध होता है। तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान आरक्षण को वोट की राजनीति से संबद्ध करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से बन सकते हैं। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। जाति भारतीय राजनीति का सबसे अधिक प्रभावशाली तत्व है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कास्ट इज द मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। निर्वाचन राजनीति में जाति की भूमिका का विवेचन कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। या फिर राइट अ शॉर्ट एस नोट ऑन द कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में प्राचीन काल से ही जाति व्यवस्था का प्रचलन रहा है और जाति के आधार पर ही समाज में व्यक्ति का सामाजिक स्थान, व्यवसाय अथवा पेशा निर्धारित करने व्यक्ति का सामाजिक स्थान, व्यवसाय अथवा पेशा, जीवन साथी चुनने का क्षेत्र पूर्व निर्धारित हो जाता है। जाति का अर्थ। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पुर्तगाली शब्द है एक कास्ट, ये वाला CASTE। इससे कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है, पुर्तगाली शब्द है ये, जिसका अर्थ मत विभेद अथवा जाति से लगाया जाता है। कुल कहते हैं, परिभाषा इसकी, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। मजूमदार कहते हैं जाति एक बंद वर्ग है और JM हट्टन के अनुसार जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है और इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की बात करें तो सबसे पहला आता है जाति और निर्वाचन। भारत के सभी राजनीतिक दल और उनके नेता ऊंचे स्वर में जाति की राजनीति का विरोध करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस और साम्यवादी दलों सहित सभी दल जातिग्रस्त हैं। विरोध तो करते हैं लेकिन जातियों से प्रभावित भी हैं। वो विरोध केवल दिखाने के लिए होता है। भारत में निर्वाचन प्रणाली संयुक्त है, फिर भी निर्वाचनों में प्रत्याशियों में चयन के लिए जाति एक प्रमुख तत्व है। प्रत्येक दल निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न जातियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करता है और निर्वाचन में जातीय भावनाओं को उभारना गैर कानूनी है, परंतु फिर भी अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए राजनीतिक दल जातीयता के आधार पर ही चुनाव प्रचार करते हैं। मतदाताओं को प्राय जाति की शपथ दिलाई जाती है। अगला आता है राजनीतिक पद। जाति और राजनीतिक पद। मंत्रिमंडलों का निर्माण भी विशेषकर राज्यीय स्तर पर जातीय भावनाओं से भी प्रभावित रहा है। जब किसी जाति को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ या जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उस जाति के विधायकों ने
पृथक बैठकों द्वारा गुटबंदी को जन्म दिया और मंत्रिमंडल के अस्तित्व को अस्थिर बना दिया। मंत्रिमंडलों के अतिरिक्त उच्च राजनीतिक पदों के लिए भी जातीय भावनाओं का ध्यान रखा गया है। अल्पसंख्यकों, विशेषतया मुसलमानों, को प्रतिनिधित्व देने के लिए सत्तारूढ़ दल विशेष रूप से ध्यान रखता है और इस तथ्य को धर्मनिरपेक्षता और जातीय तुष्टीकरण दोनों रूपों में देखा जा सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों के चयन में भी यह तत्व विद्यमान रहा है। जातीय आधार पर संरक्षण। भारत के प्रत्येक राज्य में और अखिल भारतीय स्तर पर भी जाति पर आधारित राजनीतिक संगठन हैं। तमिलनाडु में तमिलनाडु टाइलर्स पार्टी, महाराष्ट्र में मराठों की कृषक मजदूर पार्टी और दलित वर्गों की रिपब्लिकन पार्टी, गुजरात की क्षत्रिय सभा, राजस्थान की राजपूत सभा और जाट सभा, केरल की नायर सर्विस सोसाइटी तथा दलितों की बहुजन समाज पार्टी आदि इस प्रकार के संगठन हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करते हैं। पंजाब का अकाली दल और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग विशुद्ध सांप्रदायिक दल हैं जो खुले रूप से राजनीति तथा चुनाव में भाग लेते हैं। जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को एक साधन के रूप में अपनाया जाता है। प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को प्राय उकसाया जाता है ताकि संबंधित प्रत्याशी की जाति के मतदाताओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त किया जा सके। मंडल आयोग के 27% आरक्षण के निर्णय के बाद 1990-91 से समाज जाति के आधार पर राजनेताओं द्वारा दो भागों में बांटा जा रहा है। गांवों एवं शहरों में जाति युद्ध सा छिड़ गया है। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक चुनावी मुद्दे पर बात करने लगी हैं, पिछड़े बनाम अगड़े का चुनावी मुद्दा। जातिवाद से आच्छादित राजनीति। प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने लिखा है कि शिक्षित भारतीयों में यह सुविस्तृत धारणा है कि जाति अपनी अंतिम सांस ले रही है और नगरों में रहने वाले पश्चिमी शिक्षा प्राप्त उच्च वर्गों के सदस्य इसके बंधन से मुक्त हैं, परंतु ये दोनों धारणाएं गलत हैं। ये लोग भोजन संबंधी प्रतिबंधनों का चाहे अनुसरण न करते हों, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वे जाति के बंधनों से पूर्णतः मुक्त हैं। आश्चर्यजनक संदर्भों में वे अपने जातीय व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं। भारतीय राज्यों में जातिगत तत्व। भारतीय संघ के लगभग सभी राज्यों की राजनीति में जातिगत तत्वों की भूमिका है, लेकिन आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में इनका प्रभाव बहुत रहा है। तो साउथ में तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, और उत्तर में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा। बिहार उन राज्यों में है जहां सबसे पहले जाति का राजनीतिकरण हुआ। वहां यादवों, ब्राह्मणों, राजपूतों, कायस्थों और आदिवासियों के बीच सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष की स्थिति विद्यमान है। राजस्थान में राजपूतों और जाटों तथा हरियाणा में अहीर, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, शैव और दलित वर्ग प्रतिद्वंदी राजनीतिक शक्तियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। गुजरात में पाटीदार और अनाबिल, महाराष्ट्र में ब्राह्मण, मराठा और महार तथा केरल में एजवा और नायरों के बीच राजनीतिक द्वंद्व है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की तो समस्त राजनीति को ही क्रमशः कम्मा व रेड्डी और लिंगायत व वोकलिंग द्वंद्व के रूप में समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश, असम और उड़ीसा में कांग्रेस और गैर कांग्रेसी दलों की जोड़तोड़ में आदिवासी कबीलों का हाथ रहा है। तो आप देखिए, आंध्र प्रदेश में तो कम्मा और रेड्डी ये दो जातियों के बीच में रहता है, और कर्नाटक में लिंगायत न्यूज़पेपर में भी आता है जब इनका चुनाव होता है तब, और वोकलिंग यहाँ पर कर्नाटक में इन दोनों जातियों का आपस में द्वंद्व रहता है। तो मध्य प्रदेश, असम और उड़ीसा में कांग्रेस और गैर कांग्रेसी दलों की जोड़तोड़ में आदिवासी कबीलों का हाथ रहा है। वामपंथी और साम्यवादी दल भी जाति के आधार पर की जाने वाली अपील से मुक्त नहीं है। जाति की सकारात्मक भूमिका।
ये सारी बातें तो हमने नकारात्मक देखी, अब सकारात्मक देखते हैं। तो सामान्यतया भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव की तीव्र आलोचना की जाती रही है और इसे राष्ट्रीयता के लिए घातक समझा जाता रहा है। लेकिन इसका एक अन्य पक्ष यह भी है, एक ओर तो जाति ने समाज को टुकड़ों में विभक्त करने वाले तत्व की भूमिका अदा की है, तो दूसरी ओर इसने संयुक्त करने वाले तत्व की भी भूमिका अदा की है। भारतीय समाज में जाति प्रभावपूर्ण संपर्क सूत्र का कार्य और नेतृत्व और संगठन को आधार प्रदान करती है। वह उन व्यक्तियों को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता प्रदान करती है जो निम्न जातियों के कहे जाते हैं। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह कहा जा सकता है कि जाति भारतीय राजनीति का सबसे अधिक प्रभावशाली तत्व है। तो ये हमारा पेपर सेकंड कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर फर्स्ट लेंगे, बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस।